मुस्कान साहिल आज नेशनल न्यूज बन गए हैं, लेकिन इस घटना को अंजाम देने में तीसरा हाथ भी शामिल था। जब मुस्कान के वकील ने मुस्कान से हकीकत जानना चाही तो माजरा कुछ और ही निकलकर सामने आया। एक वकील और उसके मुजरिम का संबंध ठीक वैसे ही होता है जैसे एक पेशेंट और डॉक्टर का होता है। एक पेशेंट डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक वैसे ही एक मुजरिम अपने वकील से झूठ नहीं बोल सकता। और यहीं से कुछ असली तथ्य निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि ये जो वकील है वह कोई प्राइवेट वकील नहीं बल्कि सरकारी वकील है और यह बिना पैसे का उनके केस को हैंडल करेगा। तो जाहिर सी बात है यह वकील मुस्कान को बचाने में ज्यादा जोर नहीं लगाएगा। वकील ने मुस्कान से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो किसी मीडिया के सामने अभी तक उजागर नहीं हुए थे। मुस्कान की मम्मी का इसमें बड़ा हाथ था। पूरी प्लानिंग मुस्कान की मम्मी की ही थी। एग्जीक्यूशन साहिल और मुस्कान ने किया। पूरी कहानी को अंत तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रख लीजिएगा। जो एडवोकेट इस केस को देख रही है उनका नाम है रेखा जैन। एडवोकेट रेखा जैन और उनके पैनल के 3 वकील बीते शाम जेल पहुंचे। उन्होंने साहिल और मुस्कान से अलग अलग बैरक में केस के बारे में जानकारी ली। मुस्कान ने वकील से कहा, मैडम जेल में मेरी और साहिल की मुलाकात करवा दीजिए, फिर हमें जमानत दिलवा दे जिससे बाहर आकर हम साथ रह सके। इस पर वकील ने पूछा, क्या तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है? शादी का सबूत पेश कर सकती हो? अगर शादी की हुई होगी तभी जेल मैनुअल के मुताबिक 15 दिन में एक बार पति पत्नी की मुलाकात कराई जा सकती है। इस पर मुस्कान शादी का सबूत नहीं पेश कर सकी। जेल पहुंची एडवोकेट रेखा जैन ने सबसे पहले दोनों को अपना परिचय दिया। एडवोकेट ने कहा कि मैं रेखा जैन हूं और मुझे तुम दोनों की केस की पैरवी करने के लिए नामित किया गया है। क्या आप दोनों मुझे अपने एडवोकेट के तौर पर स्वीकार करते हैं? क्या मैं आपके केस की पैरवी करूं? दोनों राजी हो गए। फिर वकील ने कहा, इसके लिए वकालतनामा पर साइन करिए। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने वकालतनामा पर साइन किया। एडवोकेट ने एफआईआर की कॉपी और केस की समरी की रिपोर्ट भी ली। असली खेल तब शुरू हुआ जब एडवोकेट ने मुस्कान साहिल से कुल 15 सवाल पूछे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 15 सवाल पूछे हैं वो कुछ ऐसे हैं। सवाल नंबर 1, वारदात के दिन क्या हुआ था? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि सौरभ अपने मम्मी के घर से खाना लाया था। हमारा उस रात में झगड़ा हुआ, फिर वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया। बाहर से आने के बाद वो खाना खाकर सोने चला गया। उसके बाद साहिल आया और फिर हम दोनों से कुछ गलत हो गया। दूसरा सवाल, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जो तुम दोनों हत्या करने पर उतारू हो गए? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि ऐसा सोचा नहीं था बट हो गया। तीसरा सवाल जो पूछा गया मुस्कान से वो था कि तुम्हारा और साहिल का रिश्ता क्या है? इस बात पर मुस्कान ने जवाब दिया, पहले दोस्त थे, अब मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ। एडवोकेट ने चौथा सवाल साहिल से पूछा कि साहिल तुम मुस्कान को कब से जानते हो और कब तुम्हारी पहली मुलाकात हुई? तो इस पर साहिल ने जवाब दिया, पहले हम साथ पढ़ते थे, फिर हम मिले। दोस्ती तो पहले से ही थी, फिर एक पार्टी में हम मिले और हमें प्यार हो गया। सवाल नंबर 5 जो एडवोकेट ने पूछा वो यह था कि तुम दोनों में संबंध किस लेवल तक के थे? इस पर साहिल ने जवाब दिया, जैसे एक पति और पत्नी में होने चाहिए। सौरभ के नहीं रहने पर हम डेली साथ सोते थे। वहीं छठा सवाल मुस्कान से था। वो यह था कि मुस्कान तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड सौरभ के बीच संबंध कैसे थे? अब इस सवाल पे जो जवाब मुस्कान ने दिया वो यह था कि सौरभ एक अच्छा इंसान था, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, वो हमारे लिए हर कुछ लाता रहता था। फिर वो मुझे अकेला छोड़ गया, तब मुझे अकेलापन का एहसास होने लगा। वहीं 7वां सवाल ये पूछा गया कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच कितने वक्त से और किस बात को लेकर झगड़ा था? अब इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि पिछले 2 साल से झगड़ा हो रहा था। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, वो मुझ पर शक करने लगा था और इसकी जानकारी हमारे मम्मी को भी थी, लेकिन मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं खुश रहूं। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसकी मम्मी किसकी तरफ से थी? क्या सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़े से तंग आकर मुस्कान की मां साहिल और मुस्कान के रिश्ते को सपोर्ट करती थी?
क्योंकि मुस्कान ने वकील को साफ साफ बताया कि उसकी मां चाहती थी कि वो जैसे भी रहे खुश रहे। उसके बाद 8वां सवाल पूछा गया कि मुस्कान, क्या तुम सौरभ को तलाक देना चाहती थी? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसे तलाक देना चाहती थी। वहीं अगर 9वां सवाल की बात करें तो मुस्कान और साहिल से जेल में पूछा गया वो यह था कि सौरभ तुम्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहता था। तब मुस्कान ने जवाब दिया कि वह मुझे प्यार करता था। वहीं 10वां सवाल यह था कि मुस्कान, आपके परिवार वाले आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, क्योंकि पापा को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है और माँ भी अब पापा की तरफ शिफ्ट हो गई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ को कुछ हो। 11वां सवाल यह था कि मुस्कान, आपके पापा ने आपको फांसी देने की बात कह दी है, क्या वो आपसे शुरू से नाराज थे? अब इस पूरे मामले पर मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ, पापा मुझसे पहले से ही नाराज थे क्योंकि मैं साहिल के साथ रहती थी। वहीं अगर 12वें सवाल की बात करें तो एडवोकेट ने पूछा कि वारदात के दिन क्या तुम दोनों ने नशा कर रखा था? तो मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने नशा किया हुआ था। वहीं 13वां सवाल यह था कि साहिल और मुस्कान, क्या तुम दोनों ने कोर्ट या मंदिर में शादी की है? तो इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि मंदिर में शादी की थी। वहीं 14वां सवाल था वो यह था कि सौरभ की हत्या के बाद तुम दोनों कहां गए और क्या क्या किया? मुस्कान ने जवाब दिया कि हम लोग सौरभ के दिए हुए पैसों से घूमते रहे, पैसे खत्म होने के बाद हम घर वापस आ गए। वहीं जो 15वां सवाल यह था कि पुलिस कैसे तुम दोनों तक पहुंची और पुलिस ने कहां कहां तुम्हें लेकर गई? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि हम लोग पुलिस के पास गए थे, फिर वो हमें सौरभ के घर लेकर आई। तो ये पूरे सवाल जवाब है जो जेल के अंदर रेखा जैन अपनी पैनल टीम की मौजूदगी में मुस्कान और साहिल से सवाल जवाब किए हैं। लेकिन आप सोचिए कि इन लोगों को इनके जवाब जो आए हैं उससे कहीं से ही नहीं लगता कि इन दोनों को जरा सी भी परवाह थी कि इन्होंने सौरभ का कत्ल किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है। ना ही इन्हें अपने गुनाह का पश्चाताप है। बेधड़क बेखौफ होकर उन्होंने जवाब दिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मुस्कान की सौतेली मां छुपा रही है सौरभ के कत्ल की असली कहानी? दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, वो ज्वेलर्स का काम करता है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है। 18 मार्च 2025 को प्रमोद रस्तोगी अपनी बेटी जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी, उसका हाथ पकड़ते हुए थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद कहते हैं कि ये लीजिए, इस लड़की ने मेरे दामाद को खत्म कर दिया है और वो बहुत बुरी तरह से भयानक रूप से मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके जेल भेज दो, उसके बाद इसे फांसी चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी देखना नहीं चाहते। पुलिस वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल भमपुरी थाने के जो SHO होते हैं रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद संभवतः ये भारत के ऐसे पहले माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यह पहले ही ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के थाने लेकर आए हैं। देखो, इन्होंने हमारे दामाद को मार दिया। SHO बोलते हैं, आप कितना अपने दामाद से प्यार करते हो। वो थोड़ा सोचने लगते हैं। इसी बीच में उन्होंने इस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की यानी मुस्कान रस्तोगी साफ साफ कहती है अपनी माँ की तरफ देखते हुए, घूरते हुए, कि ये मेरी माँ कतई नहीं हो सकती, ये मेरी माँ है ही नहीं। जब यह बात कही जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है? उसने कहा, हाँ, ये मेरी सगी माँ है ही नहीं। अब इसके बारे में पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। कविता से पूछा जाता है कि क्या मुस्कान तुम्हारी सगी बेटी है या नहीं? तभी कविता कहती है कि मेरी जो बहन है जिसका नाम जूली है, अक्सर इसका वक्त जूली के साथ ही बीता है, उसके साथ ही गुजरा है, इसलिए वो उसे अपनी माँ के जैसा ही समझती है और मुस्कान उसे ही माँ कहती थी। अब वो इस दुनिया में है नहीं, जब से वो गई है तब से मैं इसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से सदमा है। यह इसने शायद मुझे कभी अपनी सगी माँ के रूप में माना ही नहीं, लेकिन मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। उस समय पुलिस ने माँ और बेटी पर ज्यादा सवाल नहीं किए, बल्कि पूरी पुलिस इस डिब्बे को लाने मुस्कान के घर चली गई। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वह यह है कि मुस्कान की सौतेली माँ
मुस्कान को अपनी बेटी की तरह मानती जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बेटी को खुश रखने के लिए मुस्कान के हर कदम पर साथ देती थी। जो मुस्कान और साहिल ने सौरभ के साथ किया, उस पूरे प्लानिंग की जानकारी मुस्कान की सौतेली मां को थी, ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा है। लेकिन अब मुस्कान की मां अपनी बेटी को नहीं सपोर्ट करके अपने हस्बैंड के सपोर्ट में उतर गई है, क्योंकि इन्हें दाल चावल उनके हस्बैंड से ही मिलने हैं। दरअसल सौरभ राजदूत ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी से मिलना जुलना कम होते गया। इस बात से मुस्कान और उसकी सौतेली मां भी परेशान होने लगी थी। लेकिन हाँ, सौरभ इतना जरूर अर्न कर लेता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची के लिए पैसे भेज सके। धीरे धीरे मुस्कान और सौरभ का फोन पर झगड़ा होने लगता है। उसके बाद मुस्कान की सौतेली मां ने ही सलाह दी थी कि तुम कोई और लड़का ढूंढ लो। फिर मुस्कान अपनी स्कूल फ्रेंड साहिल शुक्ला से एक पार्टी में मिलती है और इस साहिल शुक्ला के बारे में मुस्कान अपने सौतेली मां को भी सारी बात बताती है। साहिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करता था और उसकी फैमिली बैकग्राउंड और प्रॉपर्टी काफी ज्यादा थी, जिससे मुस्कान की मां भी काफी प्रभावित हुई, जिससे मुस्कान भी मोटिवेट होने लगी। साहिल शुक्ला के जो पिता है, जिनका नाम है नीरज शुक्ला, 18 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद वो नोएडा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनको 4 बच्चे होते हैं। अगर पहले बेटे की बात करें, इसका नाम आशीष शुक्ला होता है, जो कि लंदन में ही रहकर नौकरी करता है। उसकी लाखों की पैकेज है। दूसरे नंबर का जो बेटा होता है, जिसका नाम दिव्यांशु शुक्ला होता है, जो कि प्रतापपुर की मेरठ में बाल फैक्ट्री में मैनेजर है। और बहन, जिसका नाम समीक्षा शुक्ला होता है, समीक्षा शुक्ला नोएडा में रहकर मल्टीनेशनल कंपनी में प्राइवेट नौकरी करती है। और चौथे नंबर का जो बेटा होता है, जिसका नाम साहिल शुक्ला, ब्रह्मपुरी के पास में ही एक गौरीपुर जगह लगती है और वहां पर मकान था इसके पिता नीरज शुक्ला का, जो कि 20 साल पहले खरीदा गया था। खुद तो वो नोएडा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन मकान यहाँ रह जाता है और मकान में उसका सबसे जो छोटा बेटा होता है, जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, वो रहता है। फर्स्ट फ्लोर साहिल खुद रहता है, पर ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी रहती थी, जो उससे जेल में मिलने भी आई थी। तो साहिल शुक्ला के फैमिली बैकग्राउंड और उसके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मुस्कान और उसकी मां दोनों प्रभावित थे। खैर, आपको क्या लगता है, आजकल की लड़कियों की पसंद साहिल जैसे छपरी लड़के ही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए।